हाँ जी, वेलकम बैक। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने विसरण के बारे में बात की थी। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? पादप जल संबंध। ठीक है, यूनिट सेकंड, चैप्टर फर्स्ट। पादप जल संबंध के अंदर हम लोगों ने विसरण प्रक्रिया को देख लिया, पढ़ लिया, क्या होता है क्या नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरे टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, वो है पारगम्यता, परमेबिलिटी या पारगम्यता। पारगम्यता क्या होता है, यह क्या चीज है? ठीक है, देखो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हमें दो वर्ड के बारे में क्लियर जानकारी होना जरूरी है कि विलायक क्या होगा, विलायक क्या चीज होती है और विलेय क्या चीज होती है। ये दोनों टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पारगम्यता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड यहां पर ज्यादा यूज में आएंगे। विलायक क्या होता है? अगर मैं कहूं यहां पर जैसे चाशनी है, तो चाशनी किन किन चीजों से मिलकर के बनती है? चाशनी का निर्माण होगा जल प्लस चीनी के मिश्रण से। बात समझ में आ रही है आपको? जल और चीनी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मिश्रण तैयार होता है, चाशनी बनती है। तो यहां पर जो विलायक है वो तो क्या है? जल, और विलेय क्या है? चीनी। बात समझ में आ रही है? विलायक तो क्या हो जाएगा? जल, और विलेय क्या हो जाएगा? चीनी। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? विलायक क्या चीज है? तो वह माध्यम जो स्वयं में विलेय अणुओं को घोले रखता है, या उनको एक ऐसा सरफेस या ऐसा क्षेत्रफल प्रदान करता है, ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिससे विलेय के अणु उसमें घुल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विलायक क्या है? कि वह माध्यम जिसमें विलेय के कण घुले रहते हैं, जैसे जल है। हमने ये तो क्लियर कर दिया कि जो विलायक होता है वो जल है और विलेय क्या है? चीनी है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर नमक का विलयन बनाए तो क्या होगा? जल तो विलायक रहेगा और विलेय की जगह क्या आ जाएगा? नमक आ जाएगा। यानी कि जो चीज किसी अन्य अणु को अपने आप में घोल रही है ना, जो लिक्विड है, जो घोलने का काम कर रहा है अपने आप में किसी चीज को, वो तो है विलायक। और जो चीज उसमें घुलने का काम कर रही है वो चीज क्या कहलाएगी? विलेय कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो तरल माध्यम जिसमें विलेय के अणु घुलते हैं, ठीक है, या वह तरल माध्यम जो स्वयं में विलेय के अणुओं को घोलता है, क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और जो अणु घुलने वाले होते हैं वो क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब बात करते हैं पारगम्यता के बारे में। देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोई भी कोशिका है, इस कोशिका में जैसे पादप कोशिका की बात करें तो 2 लेयर्स हैं, ठीक है, और जंतु कोशिका की बात करें तो एक ही लेयर पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये जो कोशिका सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये एब्सेंस रहती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये पाई जाती, दोनों में पाई जाएगी। केवल सेल वॉल एक्स्ट्रा लेयर होती है जो पादप कोशिकाओं में होती है। अब कोशिकाओं के अंदर कोई भी बाहर से पदार्थ अंदर आए या बाहर की ओर जाए, ये किस पर डिपेंड करेगा? कोशिका झिल्ली के विशिष्ट गुण पर निर्भर करता है। यानी कि कोशिका झिल्ली उन पदार्थों को अपने अंदर आने देना चाहती है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ बाहर है, ठीक है, पदार्थ के अणु बाहर हैं, वो इस कोशिका के जीव द्रव्य में अंदर आना चाहते हैं, लेकिन अंदर आने के लिए उनको किससे भिड़ना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन से भिड़ना पड़ेगा, कोशिका झिल्ली से भिड़ना पड़ता है, कोशिका भित्ति से भी भिड़ना पड़ता है। ये तो है पादप कोशिकाओं की बात। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेल वॉल की बात कम करते हैं या नहीं करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात करेंगे। तो कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ आएगा या नहीं आएगा, या कितनी मात्रा में आता है, कौन सा पदार्थ आना है और किसकी उसको अवहेलना करनी है, इग्नोर करना है, ये सब चीजें डिपेंड करती है किस चीज पर? कोशिका झिल्ली के एक विशिष्ट गुण पर। और वो गुण क्या होता है? पारगम्य। और ये घटना या क्रिया क्या कहलाती है? पारगम्यता। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे हम लोग किसी भी पानी को छानते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमने सूती कपड़ा लिया कोई भी, उसमें हम लोगों ने कोई कचरे से मिला हुआ पानी हमने डाल दिया, तो क्या होगा कि वो जो कचरे का जो वो गुण है, वो जो कपड़े का गुण है कि वो साफ पानी को तो नीचे जाने दे रहा है लेकिन कचरे को वहीं पर रोक के रख रहा है, तो उस कपड़े का यह गुण क्या कहलाएगा?
पारगम्यता तो घटना कहला रही है और ये गुण क्या कहलाएगा, पारगम्य कहलाएगा। ठीक है, तो यही चीज कोशिका झिल्ली पर हम लोग अप्लाई करते हैं। कोशिकाएं आपस में क्या होती है, मिली हुई होती है, उन्हीं से उत्तक बनते हैं। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आवश्यक पदार्थों का ट्रांसफर होता रहता है। तो ये पदार्थ इधर से इधर जाए या नहीं जाए, ये चीज डिपेंड करती है उस कोशिका झिल्ली के विशिष्ट गुण पर, और वो होता है पारगम्य का गुण। और ये घटना क्या कहलाती है, पारगम्यता कहलाएगी। बात समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो पारगम्यता होती है, इस गुण के आधार पर या इस घटना के आधार पर कोशिका झिल्ली कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहां पर हम बात करते हैं इस घटना के आधार पर कोशिका झिल्ली होती है 3 प्रकार की। पहली होगी विभेदात्मक या चयनात्मक। पारगम्यता। दूसरी होती है अर्ध पारगम्यता। या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली हम कह सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोग कह सकते हैं, और तीसरी होती है अपारगम्य झिल्ली। इनको समझना, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, पारगम्यता की बात कर रहे हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली के आर पार किसी भी पदार्थ का आना जाना क्या कहला रहा है, पारगम्यता कहला रहा है। और ये किस पर डिपेंड करता है, उस कोशिका झिल्ली की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो कोशिका झिल्ली उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब उसी के आधार पर हम लोग कितने प्रकार की कोशिका झिल्ली डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार की। पहली आती है विभेदात्मक या चयनात्मक, दूसरी आती है अर्ध पारगम्य झिल्ली और तीसरी आती है अपारगम्य झिल्ली। अब पहला है विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली किसे कहेंगे। यानी कि एक टॉपिक को यहां पर क्लियर कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। पहला है विभेदात्मक, विभेदात्मक झिल्ली, ठीक है, या चयनात्मक झिल्ली हम लोग कह रहे हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से आएगी, वह झिल्ली जो विलायक या जल हम लोग कह सकते हैं, विलायक या जल के अणुओं के लिए पूर्ण पारगम्य हो, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए कम पारगम्य होती है या पारगम्य हो, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, विभेदात्मक झिल्ली कहलाती है। और झिल्ली का यह गुण क्या कहलाएगा, विभेदात्मक पारगम्यता। बात समझ में आ रही है। हमने झिल्ली के 3 प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं इस घटना के आधार पर कि विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली हो सकती है, दूसरा अर्ध पारगम्य झिल्ली हो सकती है, और तीसरा अपारगम्य झिल्ली हो सकती है। पहला विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली, यानी कि ऐसी झिल्ली जो विभेदित कर सके या चयन कर सके कि कौन से अणुओं को अंदर आने देना है, कौन से अणुओं को नहीं आने देना है। तो यहां पर स्थिति क्या होगी, विभेदात्मक झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली क्या होगी कि वह झिल्ली जो विलायक, विलायक क्या है, जल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, जल क्या है, विलायक है। सबसे ज्यादा सांद्रता वाली चीज विलायक होती है, और मिलने वाली उसके अंदर घुलने वाली चीज क्या होती है, विलेय होती है। तो वह झिल्ली जो विलायक या जल के अणुओं के लिए पूर्ण पारगम्य हो, यानी कि वो झिल्ली क्या कर रही है
कि जो जल के अणु अगर अंदर आना चाहते हैं तो उनको तो पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के अंदर जीव द्रव्य में आने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए कम पारगम्य होती है। यानी कि सभी प्रकार के जो विलेय अणु हैं उन सभी को अंदर नहीं आने देगी। वो क्या करती है कि उनका चयन करती है, विभेदन करती है कि कौन से विलेय के अणुओं को अंदर आने देना है और कौन से विलेय अणु को बाहर रोके रखना है। और यही गुण किस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं? विभेद की दृष्टि से या चयन करने की दृष्टि से। बात समझ में आ रही है? तो जो कोशिका झिल्ली हम लोग पढ़ते हैं सिंपली, वो किस झिल्ली के अंदर आती है? विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली के अंदर आती है। बात समझ में आ गई? एक बार और क्लियर कर रहे हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, विभेदात्मक या चयनात्मक, यानी कि विभेदन करना। ठीक है, किसी भी चीज में विभेद करते हैं हम लोग, ये चयन करते हैं कि हाँ ये बेटर है, ये बेटर नहीं है, इसको रहने देते। तो यही गुण झिल्लियां भी अपनाती हैं। इसमें क्या होगा कि विभेदात्मक झिल्ली क्या होगी कि वह झिल्ली जो विलायक या जल के अणुओं को तो पूरी तरह से अंदर आने दे, उनमें तो कोई रुकावट पैदा नहीं करती है, लेकिन बाहर जो विलेय के अणु हैं, अब वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन से आवश्यक अणुओं को अंदर आने देना है और किन को बाहर रखना है, ये जो चयन करने का कार्य होगा ना, इसी गुण के आधार पर हम इसको क्या नाम देते हैं? विभेदात्मक या चयनात्मक नाम देते हैं। और ये गुण क्या कहलाएगा झिल्ली का? विभेदात्मक पारगम्यता कहलाता है। बात समझ में आ गई? टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, झिल्लियां होती हैं, इन दोनों झिल्लियों को हम लोग इसी के अंदर रखते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अर्धपारगम्य। अब अर्धपारगम्य वर्ड से क्लियर हो रहा है, अर्ध मतलब हाफ। हम आधे पोर्शन की बात करेंगे, पूरी तरह से विलायक और विलेय की हम लोग बात नहीं कर रहे, दोनों चीजों की हम अलग अलग बात करते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। ये चीज क्लियर हो गया? अब इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा वहां क्लियर कर लेते हैं कि अर्धपारगम्य क्या होगा। दूसरा आता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, क्या होगा? वह झिल्ली जो विलायक या जल अणुओं के लिए पूर्ण रूप से पारगम्य होती है। लेकिन विलेय अणुओं के लिए पूर्ण अपारगम्य होती है। कौन सी झिल्ली कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। और यह गुण क्या कहलाएगा? अर्धपारगम्यता। बात समझ में आ रही है? विभेदात्मक या चयनात्मक में क्या हुआ? विलायक के अणु भी हैं, विलेय के अणु भी हैं। अब विलायक के लिए तो पूरी तरह से विलायक के अणु आ सकते हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो विलेय के अणु हैं उनमें ये चयन करेगी झिल्ली की कौन से विलेय के अणु को अंदर आने देना है और किनको बाहर रोके रखना है। तो ये चीज क्या है कि वह झिल्ली जो विलायक या जल के अणुओं के लिए तो पूरी तरह से पारगम्य हो, उनको आने देना है, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए कम पारगम्य होती है, यानी कि सिलेक्टेड ही लेती है, कम तरीके से उनको लेती है, ज्यादा या सभी को नहीं लेती। तो ये झिल्ली तो विभेदात्मक झिल्ली कहलाएगी, चयनात्मक झिल्ली, और ये गुण क्या कहलाएगा? विभेदात्मक पारगम्यता कहलाता है। बात करते हैं अर्धपारगम्य। नाम से क्लियर हो रहा है, हाफ की हम बात करेंगे। एक पोर्शन को रहने देते हैं और एक पोर्शन पूरी तरह से एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह झिल्ली जो विलायक या जल के अणुओं को तो पूरी तरह से अंदर आने देगी, यानी कि उनके लिए तो पूरी तरह से पारगम्य है, लेकिन जो विलेय के अणु हैं उनके लिए पूरी तरह से क्या होगी? अपारगम्य होगी। यानी कि विलेय और विलायक दो चीजें हैं, तो विलायक को तो पूरी तरह से ले रही है, लेकिन विलेय के अणु को बिल्कुल इनहिबिट कर दिया, यानी कि उनका विरोध कर देती, उनको नहीं आने देगी। दोनों में से एक चीज को चुन लिया उन्होंने। तो ये चीज क्या है? अर्ध, यानी कि हाफ पोर्शन को ले रही है और हाफ को छोड़ रही है। तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि वह झिल्ली जो विलायक या जल के अणुओं को पूरी तरह से पारगम्य होती है, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए पूरी तरह से क्या होगी? अपारगम्य होगी। पारगम्य मतलब आने देना, अपारगम्य मतलब नहीं आने देना। बात समझ में आ गई? दोनों चीजें क्लियर हो गई। और तीसरी हम बात करते हैं अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य क्या होगा कि वह झिल्ली जो
विलायक और विलेय दोनों प्रकार के जो अणु होंगे, इन दोनों के लिए विरोध का काम करती है, दोनों के लिए अपारगम्य होती है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अपारगम यानी कि एक नेगेटिव वर्ड क्लियर हो रहा है यहाँ पे, अपारगम यानी कि किसी भी प्रकार की पारगम्यता नहीं दर्शाएगा, न विलायक के लिए दर्शाएगा न विलेय के लिए दर्शाएगा। और सीधा एग्जाम्पल आ जाता है कॉर्क, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा जो अपारगम्यता दर्शाएगा। ठीक है, वैसी झिल्ली अपारगम झिल्ली कहलाएगी और यह गुण क्या कहलाएगा, अपारगम्यता कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया आज का। पारगम्यता क्या है, झिल्ली से होकर के पदार्थों को आना जाना क्या कहला रहा है, पारगम्यता कहला रहा है, और ये गुण उसका क्या कहलाता है, पारगम्य कहलाता है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की झिल्लियां हमने इसके टॉपिक के हिसाब से डिवाइड कर दी, विभेदात्मक, चयनात्मक, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। विभेदात्मक यानी कि चयन करने के बाद ही उसको लेगी, विलायक के लिए तो बिल्कुल अंदर आने दे रही है, लेकिन विलेय को भी सिलेक्टेड करके लेती है तो चयन करती है। अर्धपारगम्य में क्या होगा कि विलायक को आने देगी लेकिन विलेय के लिए बिल्कुल पूरी तरह से इनहिबिट होती है। और अपारगम यानी कि न विलायक को लेना है न ही विलेय को लेना है। ये टॉपिक क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।